हेलो स्टूडेंट। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल कंट्री फॉर सुपर पावर्स। तो और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे की कहानी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था या फिर जब कोल्ड वॉर आपका शुरू जो हुआ तो उसका आखिर रिजल्ट क्या देखने को मिला। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी युद्ध होता है तो उसका हमें कुछ परिणाम देखने को मिलता है। उसी प्रकार से कोल्ड वॉर के रिजल्ट पूछा जाता है आपसे कि आखिर कौन कौन से रिजल्ट हमें देखने को मिले थे कोल्ड वॉर के समय में। तो पहला जो हुआ था वो था ये कि बर्थ ऑफ नॉन अलाइंग कंट्रीज़, यानी कि नॉन अलाइंग कंट्रीज़ क्या है मैं आगे वाली अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा आपको नॉन अलाइंग कंट्रीज़ क्या है। तो पहला आपका रिजल्ट यही आएगा कि बर्थ ऑफ नॉन अलाइंग कंट्रीज़। और जो सेकंड हुआ था उसमें हुआ था बहुत सारी खूनी बैटल्स वगैरह हुई थी और बहुत सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, जैसे कि मैंने आपको वॉर्सो पैक्ट बताया था, नाटो बताया था। तो ये सब क्या था, ये कोल्ड वॉर का रिजल्ट ही था, यानी कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और उसके परिणाम में या फिर उसके बाद ये सब चीज़ें बनाई गई थी। इसके अलावा क्या था, एटॉमिक वेपन्स एंड आर्म रेस बिटवीन द टू सुपर पावर्स, हमने पढ़ाई था कि इसकी वजह से ये भी हुआ था। और दूसरा और पांचवी चीज़ हुई थी टू पोलर वर्ल्ड्स, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो पूरा का पूरा विश्व था वो दो भागों में बट गया था। एक तरफ आपका सोवियत संघ था और एक तरफ आपका अमेरिका था, जिसमें मैंने आपको बताया था वेस्टर्न अलायंस और एक बताया था मैंने आपको ईस्टर्न अलायंस। ठीक है, तो ये सभी क्या थे आपके, वो कोल्ड वॉर के रिजल्ट थे, यानी कि कोल्ड वॉर के नतीजे थे जिसकी वो हमें देखने को मिले थे। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि आखिर व्हाट आर द कोल्ड ऑफ वर्ल्ड रिजल्ट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये संधि संगठन है। सैन्य संधि संगठन आपको पता ही होगा, यानी कि जो मिलिट्री अलायंस है, जैसे कि अमेरिका के 3 संधि संगठन थे। एक था आपका नाटो, सीटो और सेंटो। एक जो नाटो बना था आपका 1949 में था, और ये जो सीटो है वो 1954 में, और जो सेंटो है वो 1955 में था। ठीक है, इसके उसमें अगेंस्ट में जो आपका सोवियत संघ था उसने सिर्फ एक ही बनाया था, जिसको हमने वार्सा पैक्ट कहा था, जो कि 1955 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे है पॉजिटिव स्टेप्स बाय द बोथ सुपर पावर टू रिड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए क्या था, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों देशों के बीच में जो सुपर पावर्स की बैटल थी, यानी कि आगे बढ़ने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इन लोगों ने सोचा कि हमें जो है अपने आर्म पे कंट्रोल करना चाहिए, कि जो हम हथियार बना रहे हैं उसे हमें रोकना चाहिए, वरना एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों के पास इतने ज़्यादा हथियार होंगे कि कल को मान लो कोई एक देश बच गया तो मतलब पूरा का पूरा विश्व एक तरीके से वो ख़त्म कर सकता है, ऐसा था। तो इसी के लिए उन लोगों ने ट्रीटी वगैरह साइन करी कि अब जो है हम ये न्यूक्लियर जो टेस्ट करते हैं उसको हम बैन करेंगे। जैसी इसमें एक और है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और जिसका है न्यूक्लियर मिसाइल डेलिमिनेशन ट्रीटी। इसमें डेलिमिनेशन में क्या है कि मतलब जो भी मतलब न्यूक्लियर बम्स बनाए गए थे उसको मतलब डिफ्यूज़ वगैरह कर दिया गया था, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा भी और सोवियत संघ के द्वारा भी, ताकि क्या हो सके जो न्यूक्लियर बम्स बनाए गए थे उसको जो खपत है फिर जो बनाए हुए उनको रोका जा सके। जैसे कि आपको पता होगा कि जापान के ऊपर 2 बम गिराए गए थे, तो उसका जो परिणाम है हमें अभी भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो खुद ही सोचिएगा कि अगर मान लीजिए अगर न्यूक्लियर बैटल एक बार हो भी गई तो कितना ज़्यादा एक तरीके से हमारे देश के लिए फिर हमारे विश्व के लिए घातक होगा। तो इसी को सोचते हुए इन लोगों ने रिड्यूस किया था न्यूक्लियर वेपन्स को, कैसे, ट्रीटीज़ के द्वारा। तो जैसे कि 3 ट्रीटीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है, आगे और बताऊँगा। चलिए सीटो और सेंटो के बारे में जान लेते। तो सीटो क्या है, सीटो जो है आपका साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और वही सेंट्रल जो है वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये एरिया क्या बताया गया कि साउथ ईस्ट एशियन लिया गया इसमें, और इसमें सेंट्रल मतलब कि एरिया को लिया गया है, और इन देशों को मिला करके इन लोगों ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। ठीक है, चलिए नॉन अलाइनमेंट पे आ जाते हैं। नॉन अलाइनमेंट क्या है आपका, जो नॉन अलाइनमेंट है इसका मतलब होता है सेपरेट वन सेल्फ फ्रॉम ऑल दी फंक्शन, यानी कि देखिए जितने भी गुट बनाए गए थे, गुट आपके सामने 2 ही थे, एक तो यूएसए का था और दूसरा आपका यूएसएसआर का था। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब है गुटों से अपने आप को बाहर लाना। ठीक है, तो इसमें कुछ देशी थे मतलब जिन्होंने इसकी पहल करी, जैसे कि 5 देश थे, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और घाना। ठीक है, ये 5 देश ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि हमें जो है इन गुटों से बाहर आना पड़ेगा, वरना क्या होता, जैसे कि मान लीजिए अगर इंडिया जो है अभी अभी आज़ाद हुआ था 1947 में, और उसी समय वो मान लीजिए सोवियत संघ के साथ या फिर अमेरिका के साथ चला तो क्या होता, वो दोबारा से गुलाम बन सकता था, या फिर उसका जितना विकास अभी हो रखा है वो ना हुआ होता। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो आपका लाया गया था, ये 1956 में जोसेफ ब्राज टिटो ऑफ यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर ने एक मीटिंग हेल्ड करी थी। ठीक है, और विच लीड द बर्थ ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 3 नेता थे, लेकिन बाद में से 2 और जोड़ दिए गए, और जो टोटल हो गए वो आपके 5 है। तो 5 संस्थापक देशों के नाम पूछ लिया जाता है आपसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। तो ये है आपके जोसेफ ब्राज टिटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, और जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, और गमाल अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, और इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहा जाता है, और शुकरनो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड वामन फ्रॉम घाना।
ओके, तो ये 5 नेता थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट को बनाया था। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि नॉन अलाइनमेंट बनाने का उद्देश्य क्या था। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बस इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी गुट उस समय थे देशों मतलब विश्व में, उससे बाहर आया जा सके और अपने देश का विकास स्वयं किया जा सके। इसीलिए इन लोगों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया था और बनाया था। तो इसमें जितने भी 9 स्वतंत्र देश थे, जो छोटी मोटी कंट्रीज़ थी, उनको रखा गया था। जैसे कि मैं आपको इस मैप में दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन वाली जितनी भी कंट्री है, ये सभी आई थी आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। जो फर्स्ट नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस हुआ था वो होता आपका 1961 बेलग्रेड में हुआ था और इसमें 25 जो देश थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो 14वां नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था वो आपका 2006 क्यूबा में हुआ था। क्यूबा वाली मैंने आपको कहानी जो बताई है वही क्यूबा देश है और उस समय जो मेंबर्स थे टोटल वो थे आपके 166 मेंबर्स थे और 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड करी थी इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें पहला कॉन्फ्रेंस और इसमें 14th कॉन्फ्रेंस बताया गया है। तो 1 मार्क में आपका आ सकता है कि पहला कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुआ था या फिर 14th कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए ये अगला है आपका आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। आर्म्स कंट्रोल मतलब जो भी मतलब हथियार वगैरह बनाए गए थे उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी ट्रीटी करी गई थी। तो 4 ये रही, जैसे कि इसमें है LTBT यानी कि लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो कि 5 अगस्त 1963 पे बनी। और जो सॉल्ट है टैक्टिकल वेपन्स डेलिमिनेशन टॉक, और उसके बाद स्टार्ट, और उसके बाद है आपका NPT। ठीक है, तो इन सब की डेट आप जरूर पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी डेट है इसमें। आप देखिए यहाँ पर जो है स्टार्ट लिखा हुआ है और इसमें 2 डेट है, तो ये स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2, और ऐसे ही सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 यानी कि 2 एक तरीके से मतलब इसमें ट्रीटी कराई गई थी सेम नाम से। और उसके बाद ओनली 5 न्यूक्लियर रिच कंट्रीज कुड कैरी आउट न्यूक्लियर टेस्ट। इसके अलावा कहता है कि जब ये NPT जो मतलब जो भी देश थे, ये मान लीजिए कि आपने NPT पे साइन कर दिया, तो साइन करने का मतलब ये होगा कि आप अपने देश में न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बना सकते। ठीक है, यही मतलब इस ट्रीटी का उद्देश्य था। तो इंडिया ने वैसे इस पे साइन नहीं किए थे क्योंकि उसको अपने लिए हथियार वगैरह बनाना था। ठीक है, तो ये था आपका ट्रीटी और ये था आपका मतलब फर्स्ट चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं चाहूँगा आप वीडियो को 2 बार देखें ताकि आपको अच्छे से और समझ आए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और थोड़ा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।